हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 11। An energy of 484 joule is spent in increasing the speed of a flywheel from 60 rpm to 360 rpm. Calculate moment of inertia of flywheel. तो इसमें देखो जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो जो एनर्जी हम इसको देंगे सो दैट विल बी यूज्ड टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। तो फिर के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, so that is equal to increase in kinetic energy, so that should be equal to this 484 joule। तो जो 484 जूल एनर्जी है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हुई। ठीक है, तो के फाइनल हो जाएगी हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर और के इनिशियल हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। और ओमेगा को आप कन्वर्ट कर लोगे भी रेडियन पर सेकंड में, जैसे जो 60 आरपीएम में दैट इज ओमेगा इनिशियल, तो इसको 60 इंटू 2 पाई/60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेडियन पर सेकंड में आ जाएगी, तो आ जाएगी 2 पाई। और ऐसे ही 360 को कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा भी 12 पाई। और इसमें से हाफ आई कॉमन आ जाएगा, ओमेगा फाइनल 12 पाई का स्क्वायर ओमेगा इनिशियल 2 पाई का स्क्वायर। फिर यहाँ पे पाई को आप 22/7 रख दोगे भी, और 22 का स्क्वायर होता है 484, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करके आई की वैल्यू आ जाएगी कि 0.7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है भी, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। The earth has a mass of this and radius of this। तो इससे भी अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अर्थ को हम एक सॉलिड स्फीयर मान सकते हैं, तो फिर उसका आई आ जाएगा 2/5 mr²। तो आपको मास की वैल्यू दे रखी है और रेडियस की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क इन जूल्स दैट मस्ट बी डन if its rotation were to be slowed down so that duration of the day becomes 30 hours instead of 24 hours। जैसे भी इस समय जो अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो वो 24 आवर्स में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। तो हमने अर्थ की इस मोशन को स्लो डाउन करना है और उसका टाइम पीरियड 24 आवर से बढ़ा के 30 आवर्स करना है। तो अर्थ की स्पीड कम हो जाएगी तो उसकी ओमेगा कम हो जाएगी। तो ओमेगा जो इस समय है वो तो है मान लो ओमेगा 1, तो इसका फार्मूला होता है भी 2 पाई/t। ठीक है, तो एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओमेगा इज 2 पाई/24 आवर्स। 24 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे तो ये ओमेगा 1 आ जाएगा भी, ये आएगा रेडियन पर सेकंड। और फाइनल टाइम पीरियड हो गया 30 आवर्स, तो फाइनल ओमेगा हो जाएगा 2 पाई/30 आवर्स। तो दिस इज फाइनल ओमेगा।
तो अभी कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, तो वर्क हो जाएगा अभी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करके भी आपका ये आंसर आ जाएगा, और आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि ओमेगा फाइनल कम है इनिशियल ओमेगा से, तो आंसर आपका ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। अभी कर लोगे इसको। अभी क्वेश्चन नंबर 20, a solid cylinder rolls down an inclined plane, mass is 2 kg and radius is 0.1 meter. If height of the inclined plane is 4 meter, what is its rotational kinetic energy when it reaches the foot of the plane? Assume that the surfaces are smooth. ये थोड़ा चेंज कर लो, assume that no slipping, ऐसे कर लो। अगर सरफेस स्मूथ होगा फिर तो वो रोल कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही टॉर्क प्रोवाइड करता है रोल करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लो भी, assume that नो स्लिपिंग टेक्स प्लेस, ऐसे लिख लो। ठीक है, तो इसमें देखो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम किया था अभी। तो जब वो बॉटम पे पहुंचेगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशन की भी होगी और रोटेशन की भी होगी। तो ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशन की हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब वो 4 मीटर की हाइट से नीचे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हमने ये बताना है अभी। तो के ई ऑफ रोटेशन होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और प्योर नो स्लिपिंग टेक्स प्लेस, दैट मीन्स देयर इज प्योर रोलिंग, और प्योर रोलिंग के लिए v इक्वल टू ओमेगा आर होता है v, और प्योर रोलिंग भी है v इक्वल टू ओमेगा आर। और ये सॉलिड सिलेंडर है, तो फॉर सॉलिड सिलेंडर आई की वैल्यू होगी हाफ एम आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा भी 1/4 एम वी स्क्वायर, आर ओमेगा वी के बराबर। तो फिर हमने इसकी वैल्यू बतानी है 1/4 एम वी स्क्वायर की, ठीक है। तो फिर हो जाएगा भी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। तो यहाँ से आ जाएगा भी 3/4 एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। तो यहाँ से भी एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 1/4 एम वी स्क्वायर आ जाएगा एम जी एच बाई 3, एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो भी, मास की 2, जी की 10, एच की वैल्यू 4/3, तो ये 26.13 आपका आंसर आ जाएगा।
ये 80/3 26.6 आएगा। अगर जी को 9.8 लो तब शायद ये आंसर आएगा। आई मीन जी को 9.8 लेके आता है ये आंसर 26.13। अगर जी को 10 लेते हैं फिर 26.67 आंसर आएगा। ठीक है भी। अभी क्वेश्चन नंबर 22, ये ट्राई करो जरा अभी 5 मिनट्स के लिए। तो अभी क्वेश्चन क्या है देखो, ए फ्लाई व्हील इन द फॉर्म ऑफ रिंग, जैसे ये कोई फ्लाई व्हील है जो रिंग की फॉर्म में है। इट इज मेकिंग 240 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। तो मान लो ये घूम रहा है अभी किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से, एंड ओमेगा इज 240 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन पर सेकंड, तो ये आ जाएगा अभी 8 पाई रेडियन पर सेकंड। What is the torque necessary to bring it to rest in 20 seconds? तो अगर फाइनली रेस्ट पे आ जाता है तो फिर ओमेगा फाइनल 0 हो जाएगा, इसको ओमेगा इनिशियल मान लो, और टाइम दिया 20 सेकेंड। तो अभी अप्लाई द इक्वेशन ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो यहाँ से सोल्व करके अल्फा आ जाएगा, और फिर टॉर्क होता है भी आई अल्फा, और ये रिंग है इसका आई हो जाएगा mr²। तो आपको मास भी दिया हुआ है, आपको रेडियस भी दी हुई है, तो यहाँ से आई आ जाएगा, यहाँ से अल्फा आ जाएगा। अल्फा नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रही है। फिर आई और अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो टॉर्क आ जाएगा भी। ठीक है, तो टॉर्क का आंसर दिया नहीं हुआ, यहाँ पे फोर्स का आंसर दिया हुआ है। फिर पूछा है भी इफ टॉर्क इज ड्यू टू फोर्स अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन द रिम, तो इसको ओमेगा को कम करने के लिए हमने इस पे फोर्स ऐसे लगाया होगा भी, इस पे फोर्स हमने ऐसे लगाया होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो फिर इस फोर्स की वैल्यू बतानी है भी क्या होगी। तो टॉर्क फिर ऐसे लगा होगा ओमेगा के अपोजिट, और टॉर्क हो जाएगा फोर्स इंटू आर। तो यहाँ से टॉर्क आ जाएगा, फिर टॉर्क का लगा दोगे फार्मूला एफ इंटू आर। तो फिर यहाँ से भी एफ की वैल्यू आ जाएगी टॉर्क अपॉन आर। तो फाइनली आपका ये आंसर आना चाहिए, जरा चेक करो भी। तो भी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ये आई की वैल्यू आ जाएगी, फिर टॉर्क आ जाएगा आई अल्फा, तो आई की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 2 पाई अपॉन 5, माइनस साइन को छोड़ दो, और फिर यहाँ पे पुट करो आर की वैल्यू 0.2, तो ये 6.28 न्यूटन आ जाएगा भी। ठीक है,
तो ये आपका आंसर आ गया अभी। चलो इसके बाद देखो भी क्वेश्चन नंबर 23 तो हो चुका था, 24 भी हो चुका, 25 आप कर लेना भी। 26 में सीधा फार्मूला है भी L इक्वल टू आई ओमेगा, और आई की वैल्यू 2/5 mr², और ओमेगा 2π/24 आवर्स। ठीक है, तो ये सीधे फार्मूले हैं भी ये वाले। तो क्वेश्चन नंबर 28 में लग जाएगा भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2, तो वहां से हो जाएगा ये। ट्वेंटी नाइन देखो भी, 29 हमने जैसे अभी ये किया था अभी क्वेश्चन 22 किया अभी हमने, इसी टाइप का है ये। तो 29 क्वेश्चन ट्राई करो जरा भी। अब a wheel of radius 10 cm can rotate freely about its center, तो ये व्हील अपने सेंटर के अबाउट घूम सकते हैं अभी। A string wrapped over its rim is pulled by a force of 5 न्यूटन, तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग रैप कर दी हमने इसके ऊपर, और इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का यहाँ पे। It is found that the torque produces an angular acceleration of 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इन द व्हील, तो इसमें अल्फा की वैल्यू दे रखी है अभी 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील, तो अब इसमें इक्वेशन लग जाएगी टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और टॉर्क हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई निकालना है, बाकी सब कुछ दिया हुआ है अभी। तो फोर्स है 5 न्यूटन, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, और अल्फा की वैल्यू 2। तो यहाँ से भी आई आ जाएगा 0.25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है भी। इसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 30 देखो। A flywheel of a moment of inertia 5 kilogram meter square is rotated at a speed of 60 radian per second, तो भी आई दिया हुआ है 5 kg मीटर स्क्वायर, और उसके शुरू में एंगुलर वेलोसिटी है ω1 60 रेडियन पर सेकेंड। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑन द एक्सिस इट कम्स टू रेस्ट इन 5 मिनट्स, तो फाइनल ओमेगा 0 हो गया अभी कितने टाइम के बाद, 5 मिनट्स यानी 300 सेकेंड के बाद। फाइंड एवरेज टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, तो भी पहले ये इक्वेशन लगा दो, ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा भी। तो अल्फा आ जाएगा यहाँ से -1/5, और फिर टॉर्क हो जाएगा आई अल्फा, तो आई की वैल्यू 5 है और अल्फा की वैल्यू 1/5, तो आ जाएगा 1 न्यूटन मीटर। फिर इसके बाद अभी टोटल वर्क डन बाई फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का वर्क हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल के माइनस इनिशियल के,
तो फाइनल के ही तो जीरो होगी, इनिशियल थी हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो आ जाएगा -9,000 जूल यानी 9 किलो जूल। फिर सी पार्ट है भी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील 1 मिनट बिफोर इट स्टॉप्स। तो यहाँ पे आप ये लगा सकते हो भी, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है टॉर्क इनटू टाइम। तो वी हैव टू फाइंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल होगा आई ओमेगा, तो L1 हो जाएगा आई ओमेगा 1, आई की वैल्यू 5, ओमेगा की वैल्यू 60, तो आएगा 300 इक्वल टू टॉर्क। वैसे टॉर्क नेगेटिव आएगा भी, तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो टॉर्क की माइनस में पुट करेंगे, और टाइम हो जाएगा भी 1 मिनट बिफोर इट स्टॉप्स। तो फिर टोटल टाइम हो जाएगा 4 मिनट्स, क्योंकि इसको रुकने में टाइम लगता है 5 मिनट्स, और हमने 1 मिनट बिफोर इट स्टॉप्स बताना है, यानी आफ्टर 4 मिनट्स। तो 4 मिनट का मतलब हो गया 240 सेकेंड्स। तो यहाँ से L2 की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, ठीक है भी। तो भी अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप से हो जाएगा। चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। A disc of mass 200 kg and radius 0.5 meter is rotating at the rate of 8 revolutions per second। तो ये डिस्क है भी, तो डिस्क का पहले आई निकाल लो। इसका आई होता है हाफ एम आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 0.5 यानी 1/2, तो ये आ जाएगा अभी 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इज रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 8 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ओमेगा इनिशियल इज 8 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन पर सेकेंड, तो उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 16 पाई रेडियन पर सेकेंड। फाइंड द कांस्टेंट टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप द डिस्क इन 11 रोटेशंस। तो फिर यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा भी 11 रोटेशंस, एंड इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन तो आएगा 11 इंटू 2 पाई, बिकॉज एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो आएगा 22 पाई रेडियन। हाँ, जब आगे देखो भी कैसे करोगे इसको। तो नाउ अप्लाई दैट इक्वेशन। ओमेगा फाइनल 0 है, तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। यहाँ से अल्फा आ जाएगा, और फिर टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी आई अल्फा। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा भी -256 पाई स्क्वायर अपॉन 44 पाई। पाई को 22/7 रख लो।
तो 128/7 ऑफ ए टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है भी। तो ये अप्रोक्सीमेटली 457 न्यूटन मीटर आ जाएगा। ये नेगेटिव में आएगा। हाँ भी ठीक है भी। अभी क्वेश्चन नंबर 32। इसका देखो फार्मूला क्या था अभी हमने, पावर होती है टॉर्क इनटू ओमेगा। तो टॉर्क आपको दे रखा है 180 और ओमेगा दे रखा है 200। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से भी पावर आ जाएगी। ठीक है, 33 भी कर लोगे भी, सिंपल है ये तो। थीटा दिया हुआ है आपको, तो ओमेगा हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी और अल्फा हो जाएगा फिर डी ओमेगा अपॉन डी टी। और ये 34 क्वेश्चन भी हमने जो लास्ट टाइम थ्योरी की थी, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये उससे हो जाएगा भी, फार्मूला बेस्ड है। तो ये सारे क्वेश्चन इसके ऊपर हैं भी ये। चलो 35 कर लेते हैं भी। क्वेश्चन नंबर 35। अब ये सिलेंडर ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस 15 सेंटीमीटर। is rolling purely on a plane of inclination 30 degree and coefficient of static friction is mu s 0.25. what is acceleration of cylinder? तो भी एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने किया था g sin थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। और ये सिलेंडर है तो इसको हम सॉलिड सिलेंडर मान के चलेंगे भी। अगर मेंशन ना हो तो फिर आप उसको सॉलिड सिलेंडर मान के चलोगे। ठीक है, एंड फॉर सॉलिड सिलेंडर आई की वैल्यू होती है हाफ एम आर स्क्वायर। तो हाफ एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर कट जाएगा भी। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 2g साइन थीटा अपॉन 3। तो g की वैल्यू 10 साइन 30 1/2। तो ये आ जाएगा भी 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया भी। हाउ मच इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर? तो इसमें हमने फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला किया था भी mg साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई। अब ये फार्मूला था फ्रिक्शन फोर्स का। तो अगेन आई हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर और ये 1/2 हो जाएगा 2, ऊपर जाके 2 हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा भी 3। अब वैल्यू पुट कर दो, साइन 30 1/2
तो यह आ जाएगा भी 16.66 न्यूटन। अच्छा, भी हम अगर यहाँ पे हम चेक करें कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होना चाहिए भी। तो एफ एल की वैल्यू होगी म्यू एस इंटू एन, और एन यहाँ पे होता है एम जी कॉस थीटा। तो म्यू एस 0.25, एम की वैल्यू 10 kg, जी की वैल्यू 10 kg, cos 30 √3/2। तो इसकी वैल्यू आती है अभी, ये आएगा 25 √3/2। तो इसकी वैल्यू आती है 21.65 न्यूटन। और हमारा जो आंसर आया फ्रिक्शन का वो आया 16.66 न्यूटन। तो ठीक है, अभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो इट विल बी केस ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, और फिर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इतनी ही आएगी 16.66 न्यूटन। फिर सी पार्ट अभी, व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ड्यूरिंग रोलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा भी 0, क्योंकि हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वजह से कोई वर्क नहीं होता, तो फिर वर्क यहाँ पे हो जाएगा 0। इसके बाद अभी, इफ इंक्लिनेशन थीटा ऑफ द प्लेन इज इंक्रीज्ड, एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा डज द सिलेंडर बिगिन टू स्किड। तो जब एफ एस और एफ एल की वैल्यू सेम हो जाएंगी, यानी जब एफ एस की वैल्यू एफ एल से बड़ी हो जाएगी, उसके बाद वो स्किड करना शुरू करेगा भी, ठीक है। तो फॉर स्लिपिंग या स्किडिंग जो भी है, तो एफ एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, शुड बी ग्रेटर देन एफ एल। तो एफ एस की वैल्यू है भी एम जी साइन थीटा बाई 3, और एफ एल की वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से भी टेन थीटा आ जाएगा, तो टेन थीटा आ जाएगा 3 म्यू एस, और म्यू एस से 1/4 है, 0.25 है म्यू एस, यानी 1/4, तो 3/4 आ गया। सो टेन थीटा 3/4 है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 37 डिग्री। तो आपका आंसर आ जाएगा भी 37 डिग्री। तो एंगल 37 डिग्री तक तो स्लिपिंग नहीं होगी, लेकिन जब थीटा 37 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है भी। अभी सब्जेक्टिव वाले असाइनमेंट में कहीं पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, या फिर इसको एक बार दोबारा फिर देख लेना इस असाइनमेंट को, इसके ये सारे क्वेश्चन अपने आप से कर लेना भी, ठीक है। और फिर फाइनली कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो भी। नाउ कम टू दी ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट। इसमें भाई पहले 15 क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? हाँ जी, पहले 15 क्वेश्चन में कोई डाउट? ओके। इसके बाद भाई 16 से 20 में कोई डाउट? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 देखो भी, क्वेश्चन नंबर 16।
अभी क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ देखो, व्हेन ए स्टेडी टॉर्क इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द बॉडी रोटेट्स एट ए कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, नेट फोर्स जीरो है अभी, तो भी ऐसी सिचुएशन कैसे बन सकती है कि नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन टॉर्क लग रहा है बॉडी पे। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं देखो, जैसे मान लो कोई रोड है ये, इस पर अगर एक फोर्स हम ऐसे लगाएं यहाँ पे और एक ऐसे लगाएं, यानी कपल कपल की तरह से भी, तो यहाँ पे नेट फोर्स तो जीरो होगा लेकिन टॉर्क आएगा यहाँ पे। टॉर्क कैसे आएगा अभी क्लॉकवाइज, तो इस तरह की सिचुएशन बन सकती है अभी। तो व्हेन ए स्टेडी टॉर्क इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द बॉडी रोटेट्स एट ए कांस्टेंट स्पीड। तो ये तो गलत हो गया अभी, अगर टॉर्क लगेगा तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा और अल्फा आएगा तो फिर ओमेगा चेंज होगा, ठीक है भी। तो ए ऑप्शन गलत हो गया। गेट्स बोथ लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसमें भी एंगुलर एक्सेलरेशन तो आएगी बट लीनियर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, तो फिर ये भी गलत हो गया भी। फिर इसके बाद गेट्स से नो एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी गलत हो गया भी, अल्फा तो आएगा। फिर डी ऑप्शन है सेंटर ऑफ द बॉडी कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला ठीक है भी क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। तो जब नेट फोर्स जीरो होता है देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ द सेंटर विल either remain at rest or will continue to move with constant velocity along the straight line, ठीक है भी। हाँ भी समझ आ रही है। अच्छा भैया, अभी ये जो पेज नंबर 9 और 10 पे क्वेश्चन दे रखे हैं जो, ये भी एक बार आप देख लेना अभी, ठीक है, इनको भी कर लेना। तो ये क्या क्वेश्चन है देखो, इन फर्स्ट फिगर मीटर स्टिक, तो मीटर स्टिक का मतलब है कि इसकी लेंथ होगी 1 मीटर, half of which is wood and other half is steel, is pivoted at the wooden end at O। तो हमने इसको भी पॉइंट ओ पे पाइवोट किया हुआ है, पाइवोट यानी हिंज किया हुआ है यहाँ पे, so that it can rotate about point O। In second figure stick is pivoted at steel end, तो फिगर ए में हमने वुडन एंड पे पाइवोट किया हुआ है और सेकंड फिगर में स्टील एंड पे पाइवोट किया हुआ है, और फिर दूसरे एंड पे सेम फोर्स लगा रहे हैं। तो भी एंगुलर एक्सेलरेशन किस केस में ज़्यादा आएगी किस केस में कम आएगी, तो ये हमने बताना है अभी। तो देखो, जैसे टॉर्क होता है आई अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा टॉर्क अपॉन आई। अब टॉर्क यहाँ पे दोनों केस में सेम आएगा भी क्योंकि टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स दोनों केस में सेम है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी 1 मीटर वो भी दोनों केस में सेम है, तो टॉर्क दोनों केस में सेम है भी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो भी किस केस में कम है किस केस में ज़्यादा है, तो उससे पता चलेगा कि अल्फा किस केस में कम होगा किस केस में ज़्यादा होगा। अब ये भैया बताओ भाई, आई की वैल्यू किस केस में कम है किस केस में ज़्यादा है भी, ये कैसे पता लगाओगे भी।
देखो अगर फर्स्ट केस में देखें, देखो स्टील का मास वुड से ज़्यादा होगा, तो फर्स्ट केस में जो स्टील है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है भी, एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट ओ पे है। और सेकंड केस में स्टील एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक है। तो फिर ऑब्वियसली भी फर्स्ट केस में आई ज़्यादा होगा, क्योंकि जो हैवी मास है फर्स्ट केस में, हैवी मास इज अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो फिर फर्स्ट केस में आई की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो और अगर आई की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फिर अल्फ़ा कम हो जाएगा, तो इसका मतलब है फिर फर्स्ट केस में अल्फ़ा की वैल्यू कम होगी और सेकंड केस में अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इन सेकंड केस ग्रेटर देन इन फर्स्ट केस, तो इसका भी सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अभी समझ आ गई है, तो इसका आंसर सी आ जाएगा 17 का। तो आंसर सी आ गया। ठीक है, इसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 18 19 अभी हमने जो सब्जेक्टिव में करे हैं क्वेश्चंस उस टाइप के हैं, ये आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भी ये कैसे करोगे। A raw egg and a hard boiled egg are made to spin on a table with the same angular speed about the same axis. Ratio of time taken by the two to stop is what? इसमें कंसेप्ट देखो, ये भी जो रॉ एग होगा उसके अंदर का मटेरियल लिक्विड फॉर्म में होगा, तो जब उसको हम घुमाएंगे रॉ एग को, तो फिर जो अंदर लिक्विड मटेरियल है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो मैक्सिमम दूर चला जाएगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा भी। ठीक है, जो लिक्विड मटेरियल होगा अंदर, तो दैट विल गो मैक्सिमम अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जबकि जो बॉइल्ड एग होगा उसका तो मटेरियल फिक्स हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, सो दैट कैन नॉट मूव इनसाइड द एग। लेकिन जो रॉ एग है भी उसका मटेरियल मूव कर सकता है, सो दैट विल मूव मैक्सिमम अवे फ्रॉम द सेंटर, तो जिससे उसका आई बढ़ जाएगा, और आई बढ़ जाएगा तो जैसे हमने पीछे किया अभी, तो अल्फा की वैल्यू कम हो जाएगी उसकी, और अल्फा कम हो गया तो उसको रुकने में टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है भी, तो रॉ एग को रुकने में टाइम ज़्यादा लगेगा और बॉइल्ड एग को रुकने में टाइम कम लगेगा, तो रेशियो ऑफ टाइम जो है फिर वो 1 से बड़ा हो जाएगा भी, तो 20 का आंसर आ जाएगा सी। तो सी आंसर आ गया भी। ठीक है भी, 21st 22nd हमने कर लिया था भी, 23rd ये सब तो हो जाएंगे, ये हमने कर लिए थे भी। क्वेश्चन नंबर 34 देखो भी इसके बाद, अभी क्वेश्चन नंबर 34। तो ये क्वेश्चन क्या है देखो, ये a thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis। तो कोई एक रिंग है भी, मास m रेडियस r की, ये अपने खुद के एक्सिस के अबाउट घूम रही है ऐसे, से विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। Two objects each of mass m are attached gently to the ring। तो हमने क्या किया, जो रिंग है भी, इस पे दो मास हमने
धीरे से इस पे अटैच कर दिए, इसके ऊपर रख दिया, मान लो हमने दो मास, स्मॉल m स्मॉल m। The ring now rotates with angular velocity of what? तो मान लो अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है ओमेगा प्राइम। तो इसमें बेसिकली लगेगा भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो I2 ओमेगा 2 इज I1 ओमेगा 1। तो जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रिंग का तो हो जाएगा mr², और जो ये 2 पॉइंट मासेज हैं इनका भी mr² हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा टोटल 2mr²। और ओमेगा फाइनल ओमेगा प्राइम, और इनिशियली भी केवल रिंग का था, तो रिंग का हो जाएगा mr², और इनिशियल ओमेगा ओमेगा। तो ये r² तो कट जाएगा दोनों तरफ से, यहाँ से ओमेगा प्राइम आ जाएगा m ओमेगा अपॉन m प्लस 2m। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो डी आंसर आ जाएगा। ठीक है भी। इसके बाद 35 देखो भी कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा भी एक ये एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कुछ, एन एक्सपेरिमेंट विद द बाईसाइकिल रिम। ठीक है भी, इसको पढ़ना जरा एक बारी आप लोग। ये पेज नंबर 156 पे है अभी, पेज नंबर 156 पे। ठीक है, और इसके रिलेटेड जो वीडियोज हैं भी वो ये हैं। जाइरोस्कोपिक व्हील आप भरोगे ना जैसे भी, तो जैसे ये कि ये वीडियो देखो भी। तो ये ऐसे घूमने लगता है भी। ठीक है, ये और भी वीडियोज हैं आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसी चीज की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है अभी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, देन आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है भी। हाँ जी, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 35। इसमें देखो क्या है भी, अ पार्टिकल ऑफ मास m may move with the velocity v along line AO, BE or BC. Then which of the following statements is not correct about particles
एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। हाँ जी, तो हमने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी इनमें से। देखो, जब पार्टिकल ऐसे जा रहा है भी अलोंग द लाइन बी सी, तो अब एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब पार्टिकल पॉइंट बी पे है और इस तरफ जा रहे हैं, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मोमेंटम इस तरफ हो गया भी, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से ये हो जाएगा 1 मीटर। और मान लो पार्टिकल जब कुछ कुछ टाइम बाद यहाँ पे पहुंच गया, तो लाइन ऑफ एक्शन मोमेंटम की तो सेम ही रहेगी, तो लाइन ऑफ एक्शन तो अभी भी सेम ही है, तो लाइन ऑफ एक्शन तो मोमेंटम की अभी भी यही वाली है भी, तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा 1 मीटर के बराबर, तो फिर एंगुलर मोमेंटम भी सेम रहेगा। तो जैसे ऑप्शन डी है जो, इसमें लिखा है इट इंक्रीजेज एज इट मूव्स अलोंग द लाइन बी सी, तो फिर ये गलत हो गया भी, तो फिर हमारा आंसर यही वाला हो जाएगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। बाकी चेक कर लेते हैं अभी। इट इज जीरो व्हेन इट इज एट ए एंड मूव्स अलोंग ओ ए, तो जब पार्टिकल पॉइंट ए पे है और इस तरफ जा रहा है अभी, तो फिर इसका जो मोमेंटम वेक्टर है वो पॉइंट ओ से ही पास करेगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो फिर एंगुलर मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। तो फिर ऑप्शन ए सही है, तो दिस इज नॉट अवर आंसर। फिर ऑप्शन बी है भी इट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स अलोंग द लाइन डी ई, तो सेम तरीके से भी जब लाइन डी ई के अलोंग मूव करेगा, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा 1 मीटर के इक्वल, तो फिर इसमें भी सेम रहेगा। सो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, सो दिस इज आल्सो नॉट अवर आंसर। फिर पॉइंट सी, ऑप्शन सी है भी इट इज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिटली डायरेक्टेड एट पी एंड डी, तो ये ऑप्शन भी सही है भी, क्योंकि जब बी पे और जब डी पे है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, तो फिर मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा एंगुलर मोमेंटम का, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। जब पॉइंट बी पे है तो एंगुलर मोमेंटम इस तरफ होगा, क्लॉकवाइज होगा, और जब डी पे है तो एंगुलर मोमेंटम इस तरफ होगा भी, एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। सो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, सो दिस इज आल्सो नॉट अवर आंसर। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है जी। आज नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लग जाएगा इसमें भी। और क्वेश्चन ये है कि एक रोड है मास m और लेंथ l की, which is free to rotate in a vertical plane and pivoted at its center। तो उसका सेंटर पे हिंज किया हुआ है हमने भी, और ऐसे वर्टिकल रखी हुई है ये वर्टिकल प्लेन में, मास m लेंथ l, एंड द रोड इज एट रेस्ट इन वर्टिकल पोजीशन, और रोड ऐसे रेस्ट पे है। A bullet of mass m मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड v, एक बुलेट आ रही है अभी यहाँ से मास m की, इसका भी मास सेम है, यानी बुलेट और रोड का मास सेम है, और स्पीड v से मूव करती आ रही है। स्ट्राइक्स एंड एम्बेडेड इन वन एंड ऑफ द रोड, तो ये बुलेट टकराती है भी, और टकरा के ये इसके एक एंड पे एम्बेड हो जाती है, यानी इसी में रह जाती है ये बुलेट।
और फिर ये दोनों एक एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूमना शुरू कर देते हैं, बुलेट एंड रोड दोनों। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस ओमेगा, तो हमने ये बताना है इसमें भी। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर सी। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी। अच्छा, अभी हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सी के अलावा क्या किसी और पॉइंट के अबाउट भी लगा सकते हैं अभी? मान लो पॉइंट बी के अबाउट या पॉइंट ए के अबाउट, या फिर केवल सी के अबाउट ही लगा सकते हैं? हाँ जी। अब कैन वी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सम अदर पॉइंट एक्सेप्ट सी? तो देखो इसका आंसर होगा नो। बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तब लगता है किसी पॉइंट के अबाउट जब टॉर्क जीरो हो उस पॉइंट के अबाउट। अगर किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो हो तो तभी लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होगा भी, जब ये बुलेट टकराएगी, तो जब बुलेट टकराएगी तो जो सेंटर सी पे जो रोड हिंज है, तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन फोर्स आ सकता है भी, हिंज और रोड के बीच में यहाँ पे कोई रिएक्शन फोर्स आ सकता है, लेकिन उस फोर्स का टॉर्क सेंटर के अबाउट जीरो होगा, बिकॉज दिस फोर्स पासिस थ्रू द सेंटर इटसेल्फ। तो इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, टॉर्क जीरो है, देन वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी। बट अगर हम किसी और पॉइंट के अबाउट लगाएंगे, जैसे अगर पॉइंट बी के अबाउट अगर हम ये लगाएं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो फिर वो हम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि पॉइंट बी के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क आ जाएगा। ठीक है भी। तो इस करके फिर हम सी के अबाउट ही लगा सकते हैं भी, किसी और पॉइंट के अबाउट नहीं लगा सकते। हाँ, अगर मान लो ये रोड फ्री होती, अगर ये हिंज ना होती रोड, अगर ये रोड फ्री होती मूव करने को, अगर सेंटर पे या कहीं किसी और पॉइंट पे हिंज नहीं होती अगर ये, तो फिर हम किसी भी पॉइंट के अबाउट लगा सकते हैं। देन वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट। तो समझ आ गई भी ये चीज आपको? तो वाई अबाउट सी ओनली? तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी, यानी एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल। तो भी एल के दो फार्मूले होते हैं, जैसे एल का एक तो फार्मूला होता है आई ओमेगा, और एक होता है एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम दोनों ही लगा सकते हैं, जो भी सूट करे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो जो फाइनल सिचुएशन है उसमें हम आई ओमेगा यूज कर लेंगे, और जो इनिशियल है भी उसमें यूज कर लेंगे एम वी इंटू आर, यानी लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम बुलेट का है एम इंटू वी, और इसका पॉइंट सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ये एल बाई टू, और रोड तो रेस्ट पे है, इसका जीरो हो जाएगा। तो शुरू में केवल बुलेट का होगा, दैट इज एम वी इंटू एल बाई टू। और जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सिस्टम का, तो रोड का तो हो जाएगा एम एल स्क्र बाई 12 सेंटर के अबाउट, और जो बुलेट है इसको एक पॉइंट मास मान लेंगे, इसका डिस्टेंस सेंटर से एल बाई टू है। तो फिर बुलेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट हो जाएगा एम इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर। तो दिस इज टोटल आई ऑफ द सिस्टम अबाउट सी इंटू ओमेगा इक्वल टू एम वी एल अपॉन
2। तो अब यहाँ से सॉल्व करके आपका ओमेगा का आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक सी आंसर आना चाहिए इसका भी। तो ओमेगा आ जाएगा 3v/12L। ठीक है भी, तो सी आंसर हो जाएगा इसका भी। तो सी आंसर हो गया। हाँ जी, देख लो भी, समझ लो इसको। अच्छा भी, अगर रोड इसमें फ्री होती है मूव करने को और फिर ये बुलेट टकरा जाए, तो फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? इनको फिर हम एडवांस लेवल में करेंगे भी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम एडवांस लेवल में करेंगे। हाँ, जिसके बाद भी 37, 38 ये तो हो गए थे। ये आप कर लोगे भी, सिंपल है ये क्वेश्चंस। कोई ट्रांसलेशनल के ही, रोटेशनल के ही वाले क्वेश्चन है। ये भी हो जाएगा भी। क्वेश्चन नंबर 43 देखो जरा भी। क्वेश्चन नंबर 43। एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले भी। A rod of length L whose lower end is fixed on a horizontal plane तो अभी एक रोड है जैसे भी ये, इट इज स्टैंडिंग वर्टिकली इनिशियली, मास इसका m मान लो, लेंथ L दे रखी है, और ये लोअर पॉइंट पे फिक्स या हिंज मान लो इसको, ऐसे हिंज मान लो ये यहाँ पे, so that it can rotate about lowest point. The velocity of the upper end when it hits the ground. और मान लो ये यहाँ से गिरना स्टार्ट होती है भी ऐसे, और जब ये ग्राउंड को हिट करेगी ऐसे भी, तो इसका जो अपर मोस्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी उस टाइम पे क्या होगी, तो ये हमने निकालना है। The velocity of the upper end when it hits the ground. हाँ, तो देखो भी कैसे करोगे इसको। तो इसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करेंगे इसको। मान लो जब ये रोड हॉरिजॉन्टल हो जाती है ऐसे, उस समय इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लो अगर, तो फिर भी हो जाएगा ओमेगा इंटू आर, फार्मूला होता है जैसे, और आर यहाँ पे लेंथ एल के बराबर हो जाएगी, रोड की लेंथ एल। तो अगर हमें ओमेगा पता लग जाए तो फिर वी की वैल्यू आ जाएगी, और ओमेगा पता लगाने के लिए वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो गेन इन के इज इक्वल टू लॉस इन पी। तो लॉस इन पी निकालने के लिए ये देख लो कि सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आएगा। तो सेंटर ऑफ मास शुरू में यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, तो वर्टिकली इट विल कम डाउन बाय अ डिस्टेंस ऑफ L/2। तो फिर जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगा mg इंटू L/2, एंड गेन इन के हो जाएगा भी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई हम सीधा अब इसी पॉइंट के अबाउट ले लेंगे भी, पॉइंट ए के अबाउट, क्योंकि रोटेशन अब पॉइंट ए के अबाउट हो रही है, तो फिर आई हम ले लेंगे पॉइंट ए के अबाउट, और ये होता है भी ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो फाइंड ओमेगा फ्रॉम हेयर, और फिर यहाँ पुट कर दोगे ओमेगा की वैल्यू, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक बी आंसर आता है भी यहाँ से।
तो बी आंसर आ जाएगा। तो 43 का बी आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद भाई ये क्वेश्चन तो आप कर लेना, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जो रोलिंग का किया था हमने वैसे हो जाएंगे ये। तो इसके बाद वाले क्वेश्चन भी आप ट्राई कर लेना। ठीक है, तो भी अब ये वाली एक्सरसाइज पहले आप खुद ट्राई करो भी, ये ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट 2। ठीक है, उसके बाद फिर अगली क्लास में भी हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ। तो भी हो सके तो ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना भी अब सारे अगली क्लास तक, अप टू पेज नंबर 20। तो अभी अप टू पेज नंबर 20 आपका अगली क्लास तक ये कंप्लीट होना चाहिए अभी। ठीक है, ऑल द क्वेश्चन शुड बी ट्राइड। क्वेश्चन निकले ना निकले बात अलग है, बट यू शुड हैव ट्राइड ऑल द क्वेश्चंस। अभी समझ आ गई भी?